लेकर के झूठ, LIC को लेकर के झूठ, बैंकों को लेकर झूठ, कर्मचारियों को भी भड़काने के प्रयास हुए। हौसला तो इतना बढ़ गया कि कल सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया। कल यहां भरपूर असत्य बोला गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। OPS ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ GPF ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਜੀ, बैंक च इन्वेस्ट करांगे, प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट करांगे, इत्थे बड़े नीरव मोदी वर्गे भज जाते हैं जी। कौन जिम्मेवार है जे मुलाजम दे पैसों नूं लैके जिहड़ा कोई भजूगा? तो सर देश के मुलाजमां दी ये डिमांड है कि OPS पूरे देश दे विच लागू है जिहड़ा कीता जावे। अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसा कि हम जानते हैं कि देश की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें BSF, CISF, CRPF, ITBP, NSG, SSB, असम राइफल्स शामिल हैं। इन जो हमारे केंद्रीय पुलिस बल हैं, इनके ऊपर ना सिर्फ कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक या नक्सल क्षेत्रों में, बल्कि सीमाओं, बंदरगाहों पे, एयरपोर्ट पे और यहाँ तक कि संसद की सुरक्षा भी अब इन्हीं के हाथों में दी गई है। इनके हितों से जुड़ी हुई मैं 2-3 बातें आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। पहली बात, इनकी एक मांग है कि ओल्ड पेंशन स्कीम इनके लिए लागू की जाए, क्योंकि जब न्यू पेंशन स्कीम लागू करी गई देश के लिए तो उसमें कहा गया कि न्यू पेंशन स्कीम फॉर ऑल एम्प्लॉयज एक्सेप्ट फॉर आर्म फोर्सेज इन द फर्स्ट स्टेज। तो उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में आज भी ओल्ड पेंशन स्कीम चल रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ये क्लैरिफाई किया कि ये जो CAPF हैं ये भी आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन है, ये भी भारत संघ के सशस्त्र बल हैं, ये भी आर्म फोर्सेज की परिभाषा में आने चाहिए। इसीलिए इन लोगों की, जब ये जो देश की सुरक्षा दे रहे हैं, तो इनके भविष्य की सुरक्षा करना भी मैं समझता हूँ हमारे देश का सरकार का कार्य है। इसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाएगा ताकि शूटिंग के इंसिडेंट्स ना हो, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन फोर्सेस के लिए केवल 60 दिन का अवकाश दिया जा रहा है। 100 दिन का अवकाश सुनिश्चित किया जाए और हर राज्य में अर्धसैनिक बोर्ड का गठन हो। हरियाणा राज्य के साथ साथ हर राज्य में अर्धसैनिक बोर्ड का गठन हो ताकि इन कर्मियों के लिए इनके हितों को सुरक्षा की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्षी नेताओं की ये वीडियो आपने पहले चले सेशन में देखी ही होगी कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पेंशन को लेकर झूठ बोला जा रहा है, लेकिन अब जो सरकार ने पेंशन को लेकर किया है, UPS लागू की है, क्या वो सही है? हुड्डा ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने ये कर्मचारी पेंशन धारकों को बेवकूफ़ बनाने के लिए चाल चली है। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव के बाद हम सरकार बनाएंगे और पुरानी पेंशन योजना लागू करने की सरकारी कर्मचारियों की मांग को पूरा करेंगे। उन्होंने UPS और NPS को कर्मचारी विरोधी योजनाएं बताया। उन्होंने कहा, UPS सरकारी कर्मचारियों के साथ NPS से भी बड़ा धोखा है। हुड्डा के हवाले से एक बयान दिया गया कि UPS में पूरी पेंशन के लिए 25 साल की सेवा की सीमा तय की गई है। सबसे ज़्यादा नुकसान अर्धसैनिक बलों के जवानों को होगा। जो जवान 25 साल की सेवा मतलब VRS से पहले सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें भारी नुकसान पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उन्हें केवल 10,000 रुपये की मामूली पेंशन मिलेगी। कांग्रेस सांसद ने कहा, जब NPS लागू किया गया था तो इसे OPS से बेहतर बताया गया था और अब UPS को भी उसी तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है।
सच्चाई ये है कि यूपीएस के तहत कर्मचारियों को उनके अंशदान का 10% भी नहीं मिलेगा। डीए यानी महंगाई भत्ता हटाने के बाद कर्मचारियों को उनके मूल वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में मिलेगा, लेकिन 5 साल में डीए का हिस्सा आमतौर पर मूल वेतन के बराबर या उससे अधिक हो जाता है, इसलिए यूपीएस के तहत पेंशन आधी हो जाएगी। उन्होंने कहा देश और राज्य भर के कर्मचारी ओपीएस को लागू करने की मांग कर रहे हैं और जनवरी 2004 से पहले लागू ओपीएस के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। ओपीएस के विपरीत यूपीएस अंशदायी प्रकृति की है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और डीए का 10% योगदान करना होगा, जबकि नियोक्ता का योगदान 18.5% होगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है? पुराने जो बयान दिए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा वो कहां तक सही साबित हुए हैं? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।